नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीएल विश्नोई द्वारा संचालित संस्कार सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बाड़मेर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं पद्माराम चौधरी, संस्कृत विषय अध्यापक। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे संधि की, और अपना ये जो वीडियो है ये कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए है। हमने इससे पूर्व की ऑनलाइन क्लास में महेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा था और उनसे प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं वो हमने पढ़ा था और समझा था। आज हम संधि की बात कर रहे हैं। अपना नया प्रकरण संधि है। तो विद्यार्थियों, हमने इसे पूर्व में जो प्रत्याहार बनाने सीखे थे वो अब हमारे संधि में काम आएंगे कि कौन सा प्रत्याहार कैसे बना था, उसमें कौन कौन से वर्ण थे। यानी प्रत्याहार का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो वर्णों का संक्षिप्त रूप है। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं संधि से। तो विद्यार्थियों, देखिए कि संधि पद क्या है, संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, इनके भेदों के कितने भेद हैं, यानी उपभेद कितने हैं। तो सीधी सी बात अगर हम करें तो संधि शब्द का अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। किसको मिलाना? दो वर्णों को मिलाना। कौन से दो वर्णों को मिलाया जाता है? तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को मिलाया जाता है, और इनको मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा हम सामान्य भाषा में अगर कहें तो ये होता है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो संधि शब्द है वो कैसे बना है, किन किन शब्दों के योग से बना है। तो देखिए, संधि पद है सम, उपसर्ग, धा, धातु और की प्रत्यय से बना है। संधि पद की जो उत्पत्ति है वो सम, धन, धा, धन, की, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यात निष्पद्यते संधि इति। यानी जो संधि पद है वह सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है, यानी बना है। तो विद्यार्थियों, आपको ये तो ज्ञात है कि उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, ये किसे कहते हैं। पुनः एक बार और समझ लीजिए कि जब हम उपसर्ग, सम क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग किसे कहते हैं? यानी वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, और इनकी संख्या 22 यानी द्वाविंशति होती है। दूसरा है सम के बाद है धा। तो धा क्या है? धातु है। धातु का मतलब यानी हिंदी में हम जिसको क्रिया कहते हैं उसको संस्कृत में धातु कहा जाता है। यानी हिंदी में आपने क्रिया पढ़ी होगी। क्रिया का मतलब होता है किसी काम का करना या होना, वो क्रिया है। तो उसी क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। हिंदी में जितनी भी क्रियाएं हैं वे सभी संस्कृत में धातु हैं। और अगला आता है सम, धन, धा, धन, की क्या है? प्रत्यय है। तो प्रत्यय यानी उपसर्ग का विपरीत होता है प्रत्यय। विपरीत कैसे? इसकी परिभाषा सुनिए। यानी वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी उपसर्ग तो किसी धातु या शब्द के पूर्व में जुड़ता है, पहले जुड़ता है, और प्रत्यय अंत में जुड़ेगा, तो ये इसका विपरीत हो गया। अब हम आगे इसकी बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि इसकी परिभाषा क्या है। तो लिखिए परिभाषा। सरल है इसकी परिभाषा विद्यार्थियों। परः सन्निकर्षः संहिता, ये इसकी परिभाषा है। परः सन्निकर्ष संहिता। यानी संहिता ही संधि का दूसरा नाम है।
संधि कहो या संहिता कहो एक ही बात है। संधि का दूसरा नाम संहिता है। लेकिन ये जो प्रसन्निकर्ष लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होगा? तो सुनिए, प्रसन्निकर्ष का मतलब होता है कि वर्णों की अत्यधिक निकटता के कारण या अत्यधिक समीपता के कारण जब इनको मिलाया जाता है और मिलाने पर जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाती है। जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं, कब मिलाएंगे? जब उसमें अत्यधिक समीपता होगी, अत्यधिक निकटता होगी, और मिलाने पर जो विकार यानी जो परिवर्तन होगा उसी का नाम संधि है। तो हिंदी में लिखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। बहुत सरल साधारण भाषा में लिखी है, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। लेकिन वे दो वर्ण कौन से होंगे? वे होंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण। इन्हीं दोनों को मिलाया जाएगा। संधि का सामान्यतः अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। विद्यार्थियों, संधि पद का सामान्यतः अर्थ होगा मिलाना या जोड़ना। यानी संधि का मतलब है दो वर्णों को मिलाना या दो वर्णों को जोड़ना, वही संधि है। अब हम बात करते हैं इसके भेदों की कि संधि के कितने भेद होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, भेद संधयः पंचधा, अर्थात संधि के 5 भेद होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान देना, गौर करना इस बात पर कि हमने यहाँ पर लिखा है संधयः पंचधा, यानी संधि के 5 भेद होते हैं। तो यानी जो 9th क्लास के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें। क्या आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा? तो जब आपने 8वीं क्लास में संधि पढ़ी तब आपने पढ़ा कि संधि के 3 भेद होते हैं। और जैसे ही आप अब 9th क्लास में आए तो संधि के भी 2 भेद बढ़ गए। यानी आपने 1 क्लास की बढ़ोतरी की तो संधि ने 2 की बढ़ोतरी कर ली, यानी आपसे आगे चल रही है। तो ध्यान दें विद्यार्थियों कि संधि के 5 भेद होते हैं। सामान्य तौर पर 8वीं कक्षा तक की बात की जाए तो वहाँ पर हमें संधि के 3 भेद ही पढ़ने पड़ते हैं, 3 भेद ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे संधि के भेद भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि हम कक्षा 12वीं में जाएंगे तो संधि के भी 12 भेद हो जाएंगे, वैसा नहीं होगा। संधि के 5 भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है स्वर। स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच। तो स्वर संधि को हम अच संधि भी कह सकते हैं। कौन सी कह सकते हैं? अच संधि। और इसके बाद में आती है प्रकृति भाव संधि। विद्यार्थियों, ये आपके लिए शायद नया नाम होगा, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि कह सकते हैं या प्रकृतिवद भाव भी कह सकते हैं। और तीसरी है व्यंजन। विद्यार्थियों, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल। तो इसको हम हल संधि भी कह सकते हैं।
व्यंजन संधि कहो या हल संधि कहो। और चौथी संधि होगी विसर्ग संधि। और अंतिम स्वादि संधि। ये भी आपके लिए नया नाम है, स्वादि संधि। तो विद्यार्थियों, संधि की जब हम सामान्य तौर पर भेदों की बात करें तो सामान्य तौर पर इसके 3 भेद होते हैं। सामान्य 3 भेद हैं, या प्रमुख कहें या मुख्य कहें या प्रधानतः कहें तो वे 3 भेद हैं। लेकिन ऑल ओवर की बात की जाए तो इसके 5 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, जिसको हम अस संधि भी कह सकते हैं। दूसरा है प्रकृति भाव संधि। तीसरा है व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी कह सकते हैं। और चौथा है विसर्ग संधि। और 5वां है स्वादि संधि। तो विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कि जब हम कहते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं और अभी हमने कहा है कि संधि के 5 भेद हैं, तो वो 3 भेद क्यों हैं और 5 क्यों हैं, इसका कारण देखिए कि हमने इसका जो पहला भेद लिखा है स्वर संधि और इसके बाद दूसरा लिखा है प्रकृति भाव संधि। तो यानी प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि का ही भाग माना जाता है। इसमें भी स्वरों का ही मेल होगा। तो कुछ विद्वानों ने प्रकृति भाव संधि को अलग माना है और कुछ ने स्वर संधि के साथ में ही इसको माना है। तो प्रकृति भाव संधि में स्वरों का ही मेल होता है, इसलिए हम इस प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि का भाग मान सकते हैं। और इसके बाद अगले भाग, हम जब स्वादि संधि की बात करें तो विद्यार्थियों, स्वादि संधि में सु आदि, सु यानी स किसका बना है, विसर्ग का बना है। तो यानी इसमें भी विसर्ग के स्थान पर भी परिवर्तन होता है, तो हम इसको विसर्ग संधि का भाग मान सकते हैं। तो जब हम इस स्वादि संधि को विसर्ग संधि का भाग मानेंगे और प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि का भाग मानेंगे तो संध्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी स्वादि का मतलब है कि वह विसर्ग संधि का भाग है और प्रकृति भाव का मतलब है वह स्वर का ही भाग है। तो जब इनके साथ में जोड़ लेंगे तो संधि के 3 भेद हो जाएंगे और वो 3 भेद ही प्रमुख या मुख्य या प्रधान है। और अब अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो जैसा इनका नाम है वैसे इनकी परिभाषा है, नाम से ही इनकी परिभाषा ज्ञात हो जाती है अगर हम इसके नाम को ध्यान से समझे तो। जैसे पहला है स्वर संधि, तो सीधी बात है कि जब स्वर का नाम आया है तो निश्चित ही जहाँ पर 2 स्वरों को मिलाया जाएगा, 2 स्वरों का ही मिलान होगा, तो जहाँ 2 स्वरों को मिलाया जाता है वो स्वर संधि होती है। और प्रकृति भाव, प्रकृति का मतलब होता है विद्यार्थियों स्वभाव। क्या होता है, स्वभाव। तो विद्यार्थियों, प्रकृति भाव यानी प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। तो स्वभाव का मतलब है कि जिसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसा दिया हुआ है वो वैसा ही रहे, संधि करने पर या संधि विच्छेद करने पर उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, वह होती है प्रकृति भाव संधि। यानी जब हम इसकी संधि बनाएंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने पर भी इसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही रहता है, तो वह है प्रकृति भाव संधि। और व्यंजन संधि नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि व्यंजन यानी जहाँ पर 2 व्यंजन वर्णों का मेल हो तो वो व्यंजन संधि होती है। और आगे बात करते हैं विसर्ग की। तो विसर्ग यानी प्रथम पद के अंत में जो विसर्ग है, उस विसर्ग के स्थान पर अगर कोई नया वर्ण आ जाए या उस विसर्ग का लोप हो जाए तो ऐसी स्थिति में, यानी लोप होने या नया वर्ण आने की स्थिति में, या उस स्थिति को हम विसर्ग संधि कहते हैं। और अंतिम है स्वादि संधि। तो स्वादि का मतलब है सु आदि, यानी जहाँ विसर्ग के स्थान पर स बन जाए
वो होती है स्वादि संधि, जहाँ सु स्वादि सुधन आदि, सुधन आदि, यानी विसर्ग का जहाँ स बन जाए वह स्वादि संधि है। यानी हमने व्यंजन की सत्व संधि पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है, व्यंजन का स बनता है, यानी किस के स्थान पर, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, उसके बाद में आगे कौन सा वर्ण है उसके अनुसार व्यंजन का, यानी जो व्यंजन वर्ण है उसमें स सब बदल जाते हैं। तो एक सत्व संधि व्यंजन में भी है और सत्व संधि विसर्ग में भी है। तो जब हम विसर्ग की सत्व संधि पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर स आता है। तो जो विसर्ग के स्थान पर जो स आता है वही स्वादि संधि है, उसी को स्वादि संधि कहा गया है। तभी तो स्वादि को विसर्ग का ही भाग माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी पहले भाग की, यानी स्वर संधि की। स्वर या अर्थ संधि। तो देखिए इसकी परिभाषा विद्यार्थियों, क्या है इसकी परिभाषा, यदा द्वयो स्वरयोः परस्परम मेलनम जायते, मेलनम जायते तत् मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर संधि कथ्यते। साधारण सी बात है विद्यार्थियों, एक लाइन की परिभाषा सरल है। यदा द्वयो स्वरयोः परस्परम मेलनम जायते तत् मेलनम स्वर संधि कथ्यते। यानी जहाँ या जब दो स्वरों का मेल होता है या जब दो स्वरों को मिलाया जाता है और मिलाने पर जो परिवर्तन होता है वही स्वर संधि कहलाती है। हिंदी में लिखिए इसकी परिभाषा, जब दो स्वर वर्णों को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है और मिलाने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। तो विद्यार्थियों इसकी परिभाषा हमने कुछ इस तरीके से लिखी है कि जब दो स्वरों वर्णों को मिलाया जाता है और मिलाने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। यानी जब प्रथम शब्द के अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द के प्रथम स्वर को मिलाएंगे और उन स्वरों को मिलाने पर या तो उनके स्थान पर कोई नया स्वर वर्ण आएगा, यानी जब नया स्वर वर्ण आ रहा है तो यानी उसमें परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन, और वही परिवर्तन स्वर संधि है। अब हम बात करते हैं इसके भेदों के आगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, वे कौन कौन से हैं और उनके भेदों की परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, वो देखिए। तो विद्यार्थियों स्वर संधि के भेद देखिए कौन कौन से हैं या कितने होते हैं। तो देखें, अच् संधय सप्तधा, अर्थात स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। 7 भेद होते हैं।
तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, विशेष तौर पर 9th क्लास के स्टूडेंट्स, यानी आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि स्वर संधि के 5 भेद होती हैं, पढ़ा है ना। लेकिन अब यहाँ पर हमें पढ़ना है कि स्वर संधि के 7 भेद हैं। कितने हैं? 7। वो कौन कौन से हैं, क्या है यह देखिए। अच संधि सप्तधा, यानी स्वर संधि के 7 भेद हैं या 7 भेद होते हैं। वे कौन कौन से देखिए। इसमें पहला आता है दीर्घ संधि, दूसरा आता है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। तो विद्यार्थियों आपने यहाँ तक तो पढ़ा ही होगा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये तो जाने पहचाने हैं। और इसका छठा भेद होता है पूर्व रूप संधि। बहुत ईजी है सभी संधियों में विद्यार्थियों, पूर्व रूप। और 7वां है पर रूप संधि। तो विद्यार्थियों विशेष रूप से इसके ये 7 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। और जब अगर हम बात की जाए स्वादि संधि की, तो जब हम स्वादि संधि को अलग से नहीं मान करके स्वर संधि का ही भेद माने तो स्वर संधि के 8 भेद हो जाएंगे। यानी हमने जब संधि के भेद पढ़े, पहला स्वर, दूसरा प्रकृति भाव, तो प्रकृति भाव की अगर बात करें उसको अलग नहीं मान करके स्वर संधि का ही भेद माने या स्वर का ही भाग माने तो स्वर संधि के 8 भेद हो जाते हैं। और 8वां भेद इसका कौन सा जुड़ जाएगा? प्रकृति भाव संधि। तो विद्यार्थियों अब हम देखते हैं इसके पहले भाग दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि क्या है, इसके कितने भेद, सॉरी इसकी क्या परिभाषा है, क्या इसके उदाहरण हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो दीर्घ संधि की बात हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। अपना आज का ये प्रकरण यही समाप्त होता है।